Good evening to all my students. How are you to all? Welcome to SK Study Learning Point. Today I am going to teach you target UPPCS, UPSC, ROARO, BEO, etc. हेलो नमस्कार मेरे सभी मित्रों। आज आप देख रहे हैं कि आज से हम यूपीपीसीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपकी पहली क्लास है। ये आपकी यूपीपीसीएस की पहली क्लास है और इसमें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आज आप लोग देखेंगे कि यूपीपीसीएस की जो फर्स्ट क्लास है, इस फर्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखेंगे कि सीरियल बाय सीरियल हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और ये पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पीटी आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। आप देख रहे हैं ये क्लास आपकी यूपीपीसीएस, बीईओ, यूपीएससी, आरओएआरओ और बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए क्लास चल रही है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बताइए आप सभी कैसे हैं? क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा फीचर्स जी, देखते हैं क्लास माइक। चलिए देखते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप लोग देखेंगे यहाँ पर। और ये जीएस पेपर फर्स्ट जो पीटी होता है यूपीपीसीएस का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये उसी की टारगेट जो है हमारा यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, आरओएआरओ और बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, इसी के लिए आपका ये बना हुआ है। और बाकी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी क्लास। ये जीएस जो प्रीलिम्स होता है आपका, जीएस प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है। चलिए आइए स्टार्ट देखते हैं आगे। देखिए पहला प्रश्न है हमारा सत्यमेव जयते। जो पहला प्रश्न है हमारा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ आ गया? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये जो शब्द है आपका सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये देखिए मनुस्मृति से, या फिर आपका भगवद गीता से, या फिर आपका ऋग्वेद से, या फिर आपका मुंडकोपनिषद से। तो इसका देखते हैं उत्तर आपका रहेगा सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपका किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका ये नंबर डी नंबर सही रहेगा। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। इसकी समरी देखते हैं। लिखा है भारत का राष्ट्र, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद का ही एक भाग है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति जो है आपकी सबसे प्राचीन स्मृति है। और ये भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का ही संकलन है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो सत्यमेव जयते शब्द है ये आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा प्रश्न है आपका देखते हैं। भारत दर्शन की जो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है आपकी सांख्य दर्शन है,
या फिर आपकी मीमांसा दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है या चार्वाक दर्शन है? तो चलिए बताइए आपकी कौन सी होगी भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा? वो होगी आपकी सांख्य दर्शन। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सांख्य दर्शन होगा। सांख्य दर्शन, चलिए इसका देख लेते हैं, इसकी समरी पढ़ते हैं। इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा आपकी सांख्य दर्शन है और इसके जो प्रतिपादक हैं सांख्य दर्शन है, इसके प्रतिपादक कपिल देव थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल देव थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई है। चौथी शताब्दी के बाद इस दर्शन में इस दृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को ही माना जाने लगा था। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में आध्यात्मिक की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही होती है। देखिए जो दर्शन आपका भारतीय दर्शन है, तो ये सबसे प्राचीन जो शाखा है वो सांख्य दर्शन की है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कपिल देव हैं। चलिए आइए चलते हैं, बाकी के इसी प्रकार से दूसरे कुछ दर्शकों के नाम भी हैं जिसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दार्शनिक रहे। इसको इधर सेट कर देते हैं। देखते हैं कि जैसे कि आपका हो गया मीमांसा दर्शन के जो हैं वो जैमिनी हैं। इसके प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी। मीमांसा के हैं जैमिनी। और एक है आपका वैशेषिक के हैं कणाद। कौन है? वैशेषिक के हैं कणाद। और योग दर्शन के हैं पतंजलि। कौन है योग दर्शन के? पतंजलि। न्याय दर्शन है आपका, न्याय दर्शन के हैं गौतम। न्याय दर्शन के हैं गौतम। और वेदांत जो है आपका इसके हैं बादरायण। कौन है? बादरायण। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा प्रश्न है आपका, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? चलिए देखिए बुद्ध के उपदेश जो हैं किससे संबंधित हैं? उत्तर है ए नंबर है आपका आत्मा संबंधी विवाद से, या दूसरा है आपका बी नंबर ब्रह्मचर्य से, या फिर तीसरा है आपका सी धार्मिक कर्मकांड से, या फिर आपका चौथा है डी नंबर आत्मा की शुद्धता से। डी नंबर आपका देखिए यह है आत्मा की शुद्धता से। तो इसका जो बुद्ध के उपदेश सबसे मतलब किससे संबंधित थे? तो सबसे ज़्यादा संबंधित थी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। जो गौतम बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें बताया गया है कि जो आचरण की शुद्धता है वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। तो इसमें चलिए देखते हैं, इसकी समरी देखते हैं। समरी में आपका मिल रहा है बुद्ध, जो गौतम बुद्ध हैं, देखते हैं गौतम बुद्ध हैं। व्याख्या इसकी, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म है लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। बुद्ध ने पहला उपदेश जो है अपना ऋषिपत्तन में दिया था। इसी को ऋषिपाटन भी कहा जाता है, अर्थात सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। जब इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, पहले उपदेश जो दिए थे, तो देखिए तो इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। बुद्ध के जो इनके आचरण की शुद्धता, जो इनके उपदेश थे वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित था। और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा अपने उपदेश कहाँ पर दिया? श्रावस्ती अर्थात कौशल में दिए थे। बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया और ना ही उन्होंने मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया, बल्कि इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कराया। इनके जो फॉलोवर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, तो इन्होंने सभी को मतलब अष्टांगिक मार्ग जो थे इनके, तो उनका अनुसरण कराया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मिलेगा मालवा।
अब देख रहे हैं कि जो मालवा है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। देखिए कहा गया है कि जो मालवा था, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो हर्ष ने जीता था, या फिर आपका स्कंदगुप्त ने, या फिर विक्रमादित्य ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, इसका जल्दी से आंसर दीजिए कि सबसे पहले मतलब किसने इनका देखा। चलिए बताइए जल्दी से कि इसका जो आपका है मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। ए है आपका हर्षवर्धन, बी है आपका स्कंदगुप्त, सी है आपका विक्रमादित्य और डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें उत्तर होगा आपका डी चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है इसके? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र इत्यादि मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन्होंने ही सबसे पहले जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देख रहे हैं इसी की व्याख्या पहले समरी देख लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर, ये देखिए यूनानी शासक था सबसे पहले। ये जब जिस समय सिकंदर हमारे भारत देश में आया था, सिकंदर का ही ये सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, जिससे संभवतः सेल्यूकस निकेटर जो था पराजित हुआ, हार गया। सेल्यूकस निकेटर जो था हार गया और इसी की पुत्री जो थी हेलेना, इसी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक जो था कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। देखिए कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो देख रहे हैं कि किस सन में हुआ था। 178 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, आई मीन ईसा पूर्व, और AD का मतलब होता है ईस्वी। ये उल्टा चलता था BC, और AD है आपका आगे की ओर सीधा चलता है। तो एक बिन ऑप्शन है आपका 101 ईस्वी में, सी है आपका 78 BC आई मीन ईसा पूर्व में, और डी है आपका 58 ईसा, ये सी है आपका ऑप्शन 58 BC यानी ईसा पूर्व में, और डी है आपका 78 AD आई मीन ईस्वी। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा पांचवें का, ABCD में। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इसका उत्तर होगा आपका डी 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में ही कुषाण शासक जो कनिष्क था, इसी के शासनकाल से 78 ईस्वी से ही ये प्रारंभ जो आपका शक संवत है वो प्रारंभ हुआ था। चलिए इसकी समरी जान लेते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश, जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुषाण वंश यूची कबीले से संबंधित था। किससे संबंधित था? यूची कबीले से संबंधित था, जिसे तोरवारी भी कहा जाता था। इनके मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया चीन के पास था। कुषाण शासक कनिष्क, जो कुषाण शासक था वो कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि में अत्यंत विवाद है। वैसे तो इनके राज्याभिषेक के जो तिथि है वो पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाई है, फिर भी लोगों के अनुमान के अनुसार बताया जाता है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि उसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी
में हुई थी। उसका राज्याभिषेक अर्थात कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष उसने शक संवत भी चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जा रहा है। इस समय हमारे जो भारत सरकार का जो पंचांग है, कैलेंडर है, वो कैलेंडर आपका यही दर्शाता है 78 ईस्वी को ही मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न है आपका, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए है आपका बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। चलिए देखिए, ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही होगा? अशोक। 20 ऑप्शन सही है आपका। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, जो कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म का ही ये सांची का जो स्तूप है बौद्ध धर्म के लिए ही। अशोक जो एक क्रूर शासक, पहले विनम्र शासक था, वे बाद में इसने बहुत सारा रक्तपात किया, और कलिंग का युद्ध जीतने के पश्चात इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म में ही इसने क्या किया था? सांची का स्तूप और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य करवाए। और सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया। तो इसके समरी चलिए देख लेते हैं। सम्राट अशोक के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना या इसके राज्याभिषेक के बारे में 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। देखिए, 8वें वर्ष यहाँ पर बताया गया कि जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और उसी समय कलिंग पर संभवतः किसका राज था? नंदराज का राज था। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था, और उसी से इसने युद्ध किया था। किसने? अशोक ने। कलिंग की राजधानी धौली तथा तोसली बनाई गई थी। उस समय जो कलिंग राज्य था, तो वहाँ की राजधानी धौली तथा तोसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म को पर विश्वास करता था, और कल्हड़ की राजतरंगिणी, देखिए कल्हड़ एक जो लेखक था, उसने अपनी एक राजतरंगिणी पुस्तक में अशोक के शासनकाल की बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, और इसमें जो राजतरंगिणी पुस्तक है, इसमें ये जम्मू कश्मीर की सुंदरता का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार अशोक के जो इष्ट देव थे, पहले ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, भगवान शिव को ही मानता था। बाद में उसने बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध इनका एक गुरु था, एक भिक्षु था जिसका नाम था मंगली पुट्टेस्य से इसने इसके प्रभाव में आकर इसने शिक्षा ग्रहण की, और सारनाथ में इसने पहले सारनाथ पहुंच गया। सारनाथ में ही सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक द्वारा ही बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया गया। बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए इसने इस निर्माण करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? जो रामानुजाचार्य हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये ऑप्शन है आपका ए भक्ति से, या फिर द्वैतवाद से, या फिर विशिष्टा द्वैतवाद से, या फिर एकेश्वरवाद से। तो रामानुजाचार्य जो थे वो किसके मानते थे? भक्ति को, द्वैतवाद को, विशिष्टा द्वैतवाद को, या फिर एकेश्वरवाद को। तो ये किसको मानते थे? चलिए देखते हैं। तो ये विशिष्टा द्वैतवाद को मानते थे। ये आप किसको मानते थे? विशिष्टा द्वैतवाद को मानते थे। विशिष्टा द्वैतवाद चलिए क्या है, आइए इस समरी के आधार पर देखते हैं इनको। देखते हैं कि श्री संप्रदाय के जो श्री संप्रदाय था, देखिए एक संप्रदाय, कई संप्रदाय में जो समाज था कई संप्रदायों में बटा हुआ था, और ये एक धार्मिक विचारक थे जिन्होंने अपने माध्यम से कुछ पुस्तकों का भी उल्लेख किया है। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। जो ये रामानुजाचार्य थे ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और इन्होंने ही 11वीं शताब्दी में ही वेदों की परंपरा, जो वेद पुराण थे, वेदों की परंपरा थी, उसी को से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्टा द्वैतवाद कहा जाता है। विशिष्टा द्वैतवाद इसी परंपरा को ही कहा जाता है। इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन
भी किए, भक्ति पर आधारित कई लोकप्रिय आंदोलन भी किए और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच इन्होंने महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। रामानुजाचार्य शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान शेषनाग के अवतार किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को ही माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अब इसमें देखिए कुछ अन्य प्रमुख मतों के बारे में बताया गया है, कुछ अन्य प्रमुख प्रवर्तक भी रहे हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। जो शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य थे। जो शुद्ध अद्वैतवाद मत के जो प्रवर्तक थे वो वल्लभाचार्य थे और द्वैतवाद के थे शंकराचार्य। अब शंकराचार्य किसके थे? द्वैतवाद के थे। अब वारकरी जो संप्रदाय चल रहा था इसके थे तुकाराम। इसके जो संस्थापक कौन थे? वारकरी संप्रदाय के तुकाराम थे और धारकरी संप्रदाय के थे रामदास। धारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामदास। और सनक संप्रदाय जो था इसके थे निम्बार्काचार्य। सनक संप्रदाय के कौन थे? निम्बार्काचार्य। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर था वो किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है परमार शासकों ने, चोल शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने या चंदेल शासकों ने। तो चलिए देखते हैं जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये किसने बनवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर स्थित हैं और ये बहुत ही प्राचीन वास्तुकला के लिए और चित्रकला और वास्तुकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। खजुराहो का टेम्पल, खजुराहो के टेम्पल देखिए इसका उत्तर है खजुराहो के जो टेम्पल किसने बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल शासकों ने 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया और इसका जो ये चंदेल शासकों में से इनका जो संस्थापक था नन्नुक था और इन चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए समरी के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी सही है। जो खजुराहो के कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण जो था वो 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। 9वीं से 10वीं के शासकों मतलब समय में शताब्दी के मध्य में चंदेल शासकों के द्वारा ही कराया गया। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है जो बहुत बड़ा शिवलिंग है। हम तो अभी गए थे 2 महीने पहले, अभी हम गए थे वहाँ घूमने तो देखा था बहुत बड़ा शिवलिंग है वहाँ पर। तो इस मंदिर में बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है जो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में कैलाश मंदिर अर्थात दशावतार मंदिर निर्माण का जो मंदिर था, दशावतार मंदिर का निर्माण ये माना जाता है। कैलाश मंदिर, यहाँ पर ही कैलाश मंदिर भी स्थित है और जो दशावतार मंदिर है वो इसका निर्माण कृष्णदेव राय प्रथम ने करवाया था। जो दशावतार मंदिर है इसका निर्माण भी मतलब कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नवा प्रश्न है आपका। नवा प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? जो चोलों का राज्य है वो किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट पर, उत्तरी सरकार तट पर या कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भागों पर। तो देखिए कि जो चोलों का साम्राज्य था, चोल शासक थे, इनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो चोलों का शासन जो है वो कोरोमंडल तट, ऑप्शन आपका डी सही होगा। कोरोमंडल तट अर्थात दक्कन के कुछ भागों पर ये चोलों का साम्राज्य फैला हुआ था। चलिए इसको समरी के माध्यम से देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। देखिए चोलों के विषय में प्रथम जानकारी जो है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से। देखिए संस्कृत के प्रणेता जो हैं पितामह कहे जाते हैं, पाणिनि को ही कहा जाता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे अष्टाध्यायी। इसी से चोलों के साम्राज्य की जानकारी भी अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखित एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसी से ही इनके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुछ स्रोतों के अनुसार यहाँ पर देखिए कात्यायनकृत वार्तिक एक पुस्तक कात्यायन ने लिखी थी, वार्तिक। महाभारत से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ संगम साहित्य से जानकारियाँ मिलती हैं। टॉलमी देखिए इस इतिहास में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है, मान रहा है। तो टॉलमी का उल्लेख भी मिलता है। चोल राज्य आधुनिक
कावेरी नदी घाटी कोरोमंडल तट और तिरुचिरापल्ली तंजौर तक फैला हुआ था। ये जो आपका चोल साम्राज्य था इतने इन क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो इनकी जानकारियाँ इनकी पुस्तकों से प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला अर्थात 10वां प्रश्न है, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी मंदिर। चलिए देखते हैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। जो मीनाक्षी मंदिर है, ये मीनाक्षी मंदिर बहुत ज़्यादा, ये मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है? तंजौर में, मेखला में, मदुरई में, महाबलीपुरम में। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा आपका, तंजौर जो मीनाक्षी मंदिर है आपका मदुरई। मदुरई को देखिए आपका त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और जो मीनाक्षी मंदिर है माता पार्वती के लिए प्रसिद्ध है, माता पार्वती का ही रूप यहाँ इसे माना गया है। तो ये मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई, ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में ही मिलता है। चलिए इसकी देख लेते हैं। पांड्य वंश के शासकों ने, देखिए कहा गया है कि पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो पांड्य वंश के शासकों ने ही इसका निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? मदुरई में करवाया था। अब ये मंदिर किस शैली के बने हुए हैं? तो द्रविड़ शैली में निर्मित है ये मंदिर। किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। नागर शैली में के मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत तथा बेशर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में हुआ है। देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रथम जे आपका भारत है, भारत जो है हमारा 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और बीच का है आपका मध्य भारत। जो उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में आपका नागर शैली मिलती है और मध्य भारत में आपका बेशर शैली मिलती है और दक्षिण भारत में आपकी द्रविड़ शैली मिलती है। तो आई होप कि आपके को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये सीरीज़ आपकी जो यूपी पीसीएस की सीरीज़ चल रही है, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये टेस्ट सीरीज़ का ये पहला पार्ट है आपका 1 बाय 1 करके, और भी आने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वॉच करें और बारी बारी से समझने का प्रयास करें। देखिए सारे क्वेश्चंस वगैरह हमने आपको इसकी समरी भी समझाई और बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस भी 10 क्वेश्चंस आपके हर दिन आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिलहाल वक्त चलते हैं। टारगेट यूपी पीसीएस जो हमारा टारगेट है इसे लेकर चल रहे हैं और यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन आपको 2024 टू 25 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप कि आप सब जुड़ेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और कमेंट करें कि आप लोग को और क्या क्या चाहिए, हम और भी सारे कंटेंट भी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।